हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पहले भी बात की थी इस पर कि जो करंट का आप लोग का 70 बीपीएससी में पूछा जाएगा वो मोटे तौर पर सितंबर से लेकर और अगस्त तक का बीच का घटना होगा। मतलब सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक। इसमें भी मोटे तौर पर देखा जाए तो लास्ट 4 महीने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग को सितंबर से लेकर चलना है तो सितंबर से मोटी मोटी घटनाएं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, उनको कवर करते चलना है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह करेंट अफेयर्स सितंबर का बनाया गया है और इस सितंबर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, क्वेश्चन हैं, उनको हमने कवर करने का प्रयास किया है। और इस पर 2 वीडियो आएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, इस तरह से करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन को लेकर कि हाल ही में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है, किस संस्था या संस्थाओं में लागू किया जाएगा। और इसमें है लोकसभा, राज्य विधानसभा, केवल दिल्ली विधानसभा, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत। और इसमें जो ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1 एवं 3, 1, 2, 3 एवं 4। तो इसके लिए सबसे पहले जानना है कि जोड़ी क्या क्या है। देखिए, लोकसभा में बिल्कुल है, विधानसभा में भी है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में है। पहले तो 4 आप हटा दीजिए इस तरह से। तो 4 अगर नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि 4 जहां जहां है उनको काट देंगे। ये दोनों कट गया ऑप्शन। अब है 1, 2, 3 और 1 एवं 3। अब ये दोनों में ही करना है आपको। तो देखिएगा कि 1, 2, 3 केवल विधानसभा, ये तीनों सही है। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर ए होगा। हम लोग जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन योजना जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू किया गया था, जिसे हम लोग महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें मोटे तौर पर 33% महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है विधायिका में। और ये आरक्षण जो लागू होंगे वो लोकसभा और विधानसभा में भी होंगे। इसमें कहाँ कहाँ नहीं होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला है राज्यसभा में नहीं होगा, राज्यसभा में नहीं लागू किया जाएगा। और पुडुचेरी जो विधानसभा है, पुडुचेरी के शासित प्रदेश का विधानसभा है, इसमें लागू नहीं होगा। तो ये दोनों हटा देते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में G20 का अस्थायी सदस्य किस देश या संगठन को बनाया गया है। अरब संघ, ब्राजील, इजराइल, अफ्रीकी संघ। और हम लोग जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन भी है, अफ्रीकी संघ को इस बार G20 में बैठक में इसमें शामिल किया गया है। G20 का बैठक जो हुआ था सितंबर 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। और ये पहली बार है कि भारत में आयोजन किया गया था इसमें। ठीक है, इसका जो थीम था हिंदी में अगर देखा जाए तो वसुधैव कुटुंबकम था। वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसका जो थीम है वो है वन अर्थ वन फैमिली। और इसमें वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर लिया गया था। इसमें अफ्रीकी संघ को शामिल करने की घोषणा की गई थी और 21वें सदस्य के रूप में इसको मान्यता दी गई है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्राहम अवार्ड्स निम्न में से किन देशों के मध्य का समझौता है। ये यूएसए, इजराइल, यूएई और मिस्र। यूएसए, इजराइल, यूएई, सूडान, मिस्र। यूएसए, इजराइल, यूएई, सूडान। और यूएसए, इजराइल, यूएई और मिस्र। और इसका जो सही आंसर है वह है आपका सी, यूएसए, इजराइल, यूएई और सूडान। अब्राहम अवार्ड एक अवार्ड से नहीं हो गया, सॉरी, टाइपिंग रिकॉर्ड्स होगा, रिकॉर्ड्स समझौता। तो जो अब्राहम एकॉर्ड्स है वह मूल रूप से इजराइल और जो अरब की खाड़ी देशों के बीच है, इनके बीच समझौता है ये। हालांकि इसमें अमेरिका भी इंक्लूड है। और यह समझौता एक्चुअली सितंबर 2020 में हुई थी, लेकिन चूंकि 3 वर्ष पूरा करने के बाद ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ था, है ना। इसमें प्रमुख देशों में है इजराइल,
USA, फिर उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात UAE, इसके अलावा है आपका बहरीन, सूडान, मोरक्को, बहरीन, सूडान, मोरक्को। मिस्र इसमें कहीं भी शामिल नहीं है, इसलिए जहां जहां मिस्र है वो बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, PM विश्वकर्मा योजना में कितने तरह के पारंपरिक व्यापार को शामिल किया गया है? 12, 15, 18 और 25। इसका सही आंसर है 18। PM विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2023 को लागू किया गया था। अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इसमें कुल 18 ट्रेड्स जो व्यापार हैं उनके कारीगरों को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य मूल रूप से है इसमें वित्तीय सहायता, उन्नत कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, उन्नत कौशल प्रशिक्षण, फिर इसके अलावा इसमें है डिजिटल तकनीक के बारे में जानकारी देना, तकनीक एवं जो उपकरण हैं उसके लिए टूल किट के लिए प्रोत्साहन देना। टूल किट या उपकरण जो भी चाहिए, टूल किट के लिए प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन राशि के रूप में देना। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन आसियान शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सत्य है? आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुआ। म्यांमार के प्रतिनिधि मंडल को इस सम्मेलन में भागीदारी से प्रतिबंधित रखा गया। आसियान शिखर सम्मेलन का बैठक प्रतिवर्ष 2 बार आयोजित होती है। तीनों कथन सही है, ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन जो है जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था और इस सम्मेलन में 2 मुख्य घटना याद रखिएगा। एक तो पहला कि आसियान के प्रतिनिधि मंडल को इसमें शामिल करने फिर से, नहीं इससे पहले बार नहीं हुआ था और इस बार भी इनको बाहर रखा गया था। दूसरा है कि तिमोर लेस्ते इसको सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो यह 2 इंपॉर्टेंट है इसमें, तिमोर लेस्ते और इंडोनेशिया म्यांमार को प्रतिनिधिमंडल को शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में आयोजित होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया? अभी हम लोग चर्चा भी किए थे कि तिमोर लेस्ते को शामिल किया गया है। कुछ और फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे देखिएगा कि आसियान के साथ साथ, आसियान तो बैठक होता ही है, भारत भी अपना अलग से भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित की जाती है जो इस बार 20वीं थी ना। भारत आसियान शिखर सम्मेलन का 20वां बैठक हुआ था साथ में। और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भारत आसियान कोष की स्थापना की बात की गई। इसमें आसियान भारत कोष की बात, आसियान भारत कोष की स्थापना चर्चा किया गया। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि समुद्री सहयोग के लिए पहली बार समझौता हुआ। समुद्री सहयोग के लिए पहली बार समझौता, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नए सदस्य बने हैं तिमोर लेस्ते, उसकी राजधानी दिल्ली, लेस्ते की राजधानी दिल्ली जिसकी राजधानी है, वहां पर भारतीय दूतावास खोलने की बात की गई है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 के संदर्भ में कौन सा सत्य है? यह पहला अवसर है जब G20 का शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया। हम लोगों ने देखा, बिल्कुल सही है। इस शिखर सम्मेलन का थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, बिल्कुल सही। इस सम्मेलन में भारत को इंडिया के स्थान पर भारत के नाम से प्रस्तुत किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इस बार इंडिया नाम नहीं दिया गया था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इस सम्मेलन में जलवायु निगरानी के लिए G20 उपग्रह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, ये भी सही है। तो ये जो चारों कथन है वह सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत द्वारा समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्रयान भेजने की योजना है। इस समुद्रयान का नाम क्या रखा गया है? सागर प्रहरी, मत्स्य 6000, सिंधु सागर 6000 और समुद्र अवतार। और इसका जो नाम रखा गया है वह मत्स्य 6000। यह एक पनडुब्बी है। खासतौर पे देखिएगा कि समुद्र में जैव विविधता और वहाँ के बारे में जानकारी अध्ययन करने के लिए ये भू विज्ञान मंत्रालय द्वारा विज्ञान मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। और इस पनडुब्बी चूंकि गहराई 6000 तक जाके जांच करनी है, अन्वेषण करना है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000। और इसका जो निर्माण है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई द्वारा बनाई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि इसका जो लॉन्च है, लॉन्च 2026 रखा गया, 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को ने विश्व शांति निकेतन या शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के साथ साथ होयसल के पवित्र मंदिर समूह को भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल की है। इस सूची में कौन सी मंदिर शामिल नहीं है? देखिएगा कि जो होयसल पवित्र मंदिर बनाया गया था उसमें कई सारे मंदिर हैं, ये 3 ही नहीं कई सारे, तो 3 मंदिर को इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन है बेलूर, होलेवीड, अमृतपुरा, सोमनाथपुर। और जो आंसर इसका हो जाएगा कौन नहीं है वह है अमृतपुरा। इसमें कई सारे बताए अभी हम, कई सारे इसमें मंदिर हैं जिनमें से 3 मंदिर बेलूर, हालेवीड और सोमनाथपुर को इसको शामिल किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनेस्को का 45वीं बैठक जो सितंबर 2023 में रियाद में सऊदी अरब में हुआ था, यूनेस्को का रियाद में सऊदी अरब में वहाँ बैठक हुई थी। और इस बैठक में मुख्य रूप से 2 स्थल यूनेस्को में शामिल किया गया था, शांति निकेतन के रूप में और एक होयसल के पवित्र मंदिर के रूप में। इन दोनों को शामिल करने के बाद भारत में कुल विश्व धरोहर के साथ शामिल होने वाले जो स्थल हैं वह 42 हो गया है। इन 42 में देखिएगा कि इसमें 34 जो है सांस्कृतिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल। इसके अलावा 7 स्थल जो है वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक, और 1 मिश्रित है, 1 मिश्रित स्थल है। तो इस प्रकार देखें तो 42 स्थल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की कौन सी संस्थान शीर्ष स्थान प्राप्त की है? अन्ना यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, जामिया मिलिया इस्लामिया। और इसका जो सही आंसर है वो है बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। जो टाइम्स द्वारा हायर एजुकेशन रैंकिंग जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो शामिल की गई है उसमें टॉप 10 में देखिएगा, टॉप 10 में 7 अमेरिकी हैं, अमेरिकी इंस्टीट्यूट है, और 3 ब्रिटेन की है, 3 ब्रिटेन की। जिसमें सबसे टॉप अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को शामिल किया गया है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड शामिल किया गया है तो टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो हाल ही में चर्चा में रहे 5 आइज अलायंस जो एक खुफिया संगठन है, निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका,
न्यूजीलैंड, कनाडा, भारत, और इसका आंसर जो है वो भारत। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन क्यों चर्चा में रहा है। कई इसमें क्वेश्चन देखिएगा कि लगता होगा कि आपका पुराना क्वेश्चन है, लेकिन चर्चा में होने के कारण, न्यूज़पेपर में रहने के कारण हमने क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर। फाइव आइज जो है देखिएगा, एक खुफिया संगठन है, फाइव आइज करके है, और ये खुफिया संगठन में बेसिकली देखिएगा ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है और यूएसए, ये 5 देश हैं। यूएसए हो गए, न्यूजीलैंड, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये 5 देशों का खुफिया संगठन है। चर्चा में इसलिए था कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत पर आरोप लगाया था कि कनाडा के एक सिख हैं, अलगाववादी सिख, जो खालिस्तान आंदोलन के प्रवर्तक भी रहे हैं, और उनकी हत्या हो गई थी। तो इन्होंने आरोप लगाया था कि इसमें भारत का हाथ है, और फाइव आइज जो खुफिया संगठन है इसने भी समर्थन किया था, इसलिए यह संगठन फिर से एक बार चर्चा में बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसके द्वारा कार्बन क्रेडिट के व्यापार से संबंधित राष्ट्रीय डेटा और उपकरण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए नेशनल कार्बन रजिस्ट्रेशन नामक एक ओपन सोर्स बोर्ड बनाया गया है? नीति आयोग, यूनेस्को, यूएनडीपी एंड G20। और इसका जो आंसर है वह है आपका यूएनडीपी। यूएनडीपी के तहत देखिएगा खासतौर पर काफ़ी ज़्यादा सितंबर 2023 में यह चर्चा में रहा है। सितंबर 2023 में यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो देशों के कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए खासतौर पर राष्ट्रीय डेटा प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से अनुबंधित करने की अनुमति देता है। तो यह यूएनडीपी द्वारा लागू किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदित्य L1 के संदर्भ में सत्य है? पहला है कि यह सौर पर्यावरण का अध्ययन करने वाला एक कोरोनाग्राफी अंतरिक्ष यान है। दूसरा कथन है कि L1 से अभिप्राय लैग्रेंज पॉइंट 1 से है, जिसमें दो विरोधी वस्तुओं का आकर्षण समूह संतुलित होता है। इसमें इसे PSLV C57 से प्रक्षेपित किया गया और इस मिशन की अवधि 2 वर्ष है। पहला बिल्कुल सही है, सौर पर्यावरण के लिए विशेष रूप से आकलन करने के लिए कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष यान के रूप में छोड़ा गया था। L1 से भी यही होता है कि यह लैग्रेंज पॉइंट 1 होता है, वैसा जो दो विरोधी वस्तुओं को आकर्षण समूह संतुलित होता है। मान लीजिए सूर्य है और यह पृथ्वी है, तो ये ऐसे जगह पर छोड़ा जाएगा जहां से इसका और इसका दोनों का प्रभाव बिल्कुल इक्वल होगा। और तीसरा है 57 से छोड़ा गया था, ये भी सही है, लेकिन इसकी अवधि 2 वर्ष नहीं होके 5 वर्ष 2 माह है। इस प्रकार देखा जाए तो डी जो है ऑप्शन वह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, महिला आरक्षण अधिनियम, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जा रहा है, निम्न से किस अधिनियम से जुड़ा है? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 107वां संविधान संशोधन और 108वां संविधान संशोधन। इसमें आंसर जो होगा वह बी है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। याद रखिएगा, जब अधिनियम की बात की जाएगी, एक्ट की बात, तो 106। लेकिन अगर यही बिल की बात की जाए, बिल, तो बिल के रूप में देखिएगा कि 128वां है। तो ये याद रखिएगा, वहां पर कभी भी अगर बिल की बात करते हैं तो ये, और अधिनियम की बात करें तो 106। बिल विधेयक रूप में लाई जाती है, जैसे राष्ट्रपति का सिग्नेचर उसमें हो जाएगा तो वो एक्ट, अधिनियम बन जाता है। तो ये याद रखना है कि एक्ट 106। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक देश एक चुनाव की संकल्पना या संभावना तलाशने एवं इस दिशा में आवश्यक सुझाव देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? श्री रामनाथ कोविंद, संजय कोठारी, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद। और इसका सही आंसर है श्री रामनाथ कोविंद को। 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशेंगे। ये 8 सदस्यीय जो समिति है उसके अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष पूर्व हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जबकि इसके सचिव जो हैं वो नितिन चंद्रा हैं। इस सचिव जो बनाए गए हैं इस समिति के, वह नितिन
चंद्रा, और ये जो नितिन चंद्रा हैं वो विधि मंत्रालय के भी सचिव हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप तो इस प्रकार कुल 15 क्वेश्चन देखे हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जो 15 क्वेश्चन फिर से इम्पोर्टेंट जो बनाए गए थे वो सितंबर माह का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो और भी कुछ अगर सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।